अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ साफ आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, आगे चल रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नो ऑपरेशन, ये एक इंस्ट्रक्शन है असेंबली की, नॉप के नाम से। तो नॉप ऑपरेशन जो है वो नॉप मींस नो ऑपरेशन, ये एक इंस्ट्रक्शन है। और इसे यहाँ पर लिखा है द सेफेस्ट एंड द मोस्ट यूजलेस। सेफेस्ट भी है और मोस्ट यूजलेस भी है। क्या मतलब कि इसका इस इंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है। नो ऑपरेशन का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो इसका भी फायदा क्या जब कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं करती। इसका फायदा अगली लाइन में लिखा है, इट टेक्स अप 1 बाइट, ये 1 बाइट कंज्यूम करती है। ठीक है, एक एक बाइट जो है वो आपकी मेमोरी में से कंज्यूम हो जाएगी। एंड डजंट डू एनी वर्क, कोई काम नहीं करेगी ये इंस्ट्रक्शन, लेकिन 1 बाइट जो है ये आपकी मेमोरी से जो है वो कंज्यूम कर लेगी। इट इज समटाइम्स यूज्ड एज कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स टू अलाइन कोड टू इवन एड्रेसेस बाउंड्रीज। क्यों यूज करते हैं ज्यादातर एड्रेसेस, इवन एड्रेसेस बाउंड्रीज का मतलब ये है कि जो एड्रेसेस है रैम के, वो इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस के ऊपर जो है ना उसको जंप करवाने के लिए ज्यादातर कंपाइलर्स और असेंबलर्स को यूज करते हैं। होता क्या है कि जैसे अब आप देखें, नीचे नीचे आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाया गया है, मशीन कोड नीचे दिया गया है असेंबली का। आपने जैसे लैब में भी लिखा होगा ये मूव AX, BX। AX भी रजिस्टर का नाम है, BX भी रजिस्टर का नाम है। तो AX BX के जो मटेरियल है, BX में जो कुछ भी है कंटेंट, वो मूव हो जाएगा AX के अंदर। अब ये बराबर में इसका ऑप कोड लिखा है, ठीक है, ये तो असेंबली की इंस्ट्रक्शन है और ये इसका ऑप कोड लिखा है। इसके ऑप कोड में आप देखें जो है वो 3 बाइट्स जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। इसके ऑप कोड में 3 बाइट्स कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखी हैं 66, 8B और C3, ये 3 बाइट हो गए। क्योंकि आपको पता है हेक्साडेसिमल का एक डिजिट चार बिट्स का होता है, तो 2 डिजिट मिला के 1 बाइट बन गया। तो 1 बाइट, 2 बाइट और ये 3 बाइट, तो 3 बाइट का जो है ये ऑप कोड हो गया इस इंस्ट्रक्शन का। तो स्टार्ट ये हुआ था मेमोरी के, ये मेमोरी के एड्रेसेस शो कर रहा है। तो मेमोरी के एड्रेस 0 से ये स्टार्ट हुआ था। तो 0, 0, 1, 2, ये 3 बाइट जो है वो 2 एड्रेस तक कंज्यूम हो गए। अब अगली इंस्ट्रक्शन जो आने वाली है वो 3 पर आएगी। ठीक है, तो 3 पर जो है ना, 3 एड्रेस के ऊपर, ये 3 एड्रेस लिखा है, 3 एड्रेस के ऊपर इंस्ट्रक्शन आपने चला दी नो ऑपरेशन। ये क्यों चला दी कि हम नहीं चाह रहे थे कि ऑड नंबर के ऊपर, 3 ऑड नंबर है ना, हम नहीं चाह रहे थे कि ऑड नंबर के ऊपर कोई हमारी असेंबली की जो इंस्ट्रक्शन है, जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जिस पे हम काम कर रहे हैं वो चले। तो हमने इसको स्किप करवाने के लिए यहाँ पर नॉप चलवा दिया। नॉप 1 बाइट लेता है, ये 90 इसका ऑप कोड है, 90 तो इसका ऑप कोड हो गया। तो ये 1 बाइट लिया इसने और 3 एड्रेस था ये कंज्यूम कर गया। अब अगला जो इंस्ट्रक्शन आएगी आपने लिखा है मूव EDX, ECX। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो है 2 बाइट ले रही है, यहाँ पर दिखा रहा है 1 बाइट और 2 बाइट। 8P और D1 इसका ऑप कोड है। तो अगला अगला जो चलेगा वो, अब वो अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी वो 4 से चलेगी। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस 4 से, क्योंकि 3 कंज्यूम हो गया था ऊपर, अब 4 से चलेगी। 4 और 5 जो है वो ये इंस्ट्रक्शन लेगी। तो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल ये हुआ कि आपने नॉप ऑपरेशन क्यों यूज किया कि x86 प्रोसेसर जो है वो नॉप ऑपरेशन को क्यों यूज करता है कि जो इवन डबल वर्ड एड्रेसेस है ना, उसके ऊपर असल में होता है क्या है कि जो इवन एड्रेस है ना उसके ऊपर असेंबली की इंस्ट्रक्शन जो है वो फास्ट एग्जीक्यूट करती है, क्विकली जो है ना वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस पे। देखो 0 इवन था, स्टार्ट किया 0 एड्रेस से, 0 इवन था, ठीक है, लेकिन जब 3 बाइट ये कंज्यूम हो गए तो अगला एड्रेस ऑड था। ऑड पे हमें अपनी इंस्ट्रक्शन चलानी नहीं है, क्योंकि अगर ऑड पे इंस्ट्रक्शन चलेगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी प्रोसेसर की। तो इसको स्किप करवाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया नॉप। नॉप से क्या हुआ, ये स्किप हो गया। इसके बाद जो है फिर हमने अपनी अगली इंस्ट्रक्शन चलाई। अब अगली इंस्ट्रक्शन जो है हमारी ये है, और जाहिर है ये इवन नंबर चलेगी, 4 इज इवन, तो इवन के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। तो हमने किया क्या कि नॉप नॉप नॉप
इंस्ट्रक्शन के जरिए हमने ऑड नंबर जो एड्रेस था उसको स्किप करवा दिया एक तरह से, अपनी इंस्ट्रक्शन हमने इवन पे चला दी, वरना हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑड पे चलती। तो क्लियर हो गया नॉप ऑपरेशन, एग्जांपल के साथ मैंने यहाँ पर बताया। ऑड में क्यों नहीं चला रहे, सवाल आया ऑड में क्यों नहीं चला सकते? ऑड में भी चला सकते हैं, लेकिन ऑड में स्पीड स्लो हो जाएगी, प्रोसेसर की स्पीड इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस के ऊपर तेज होती है इंस्ट्रक्शन की। बाज़ औक़ात हमें स्पीड चाहिए होती है ना, हमें असेंबली के कोड में, जैसे हम हार्डवेयर पे कोई काम कर रहे हैं तो असेंबली के कोड में हमें स्पीड चाहिए होती है। तो जो प्रोसेसर है ना, वो x86 प्रोसेसर, इंटेल के प्रोसेसर, वो इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस के ऊपर तेज काम करते हैं, ऑड नंबर ऑफ एड्रेसेस के ऊपर फास्ट काम नहीं करते, उसमें थोड़ी कंप्यूटेशन को दरकार होती है। इसलिए अगर हम कोई ऑड नंबर एड्रेस का स्किप कराना चाहें तो हमारे पास नॉप ऑपरेशन है, नॉप इंस्ट्रक्शन है, नॉप इंस्ट्रक्शन के जरिए हम एक बाइट को जो है स्किप करवा सकते हैं, जैसे एग्जांपल में भी यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक प्रोग्राम है छोटा सा असेंबली का, और आपने लैब में शायद ये प्रोग्राम किया भी हो। ऐड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, इरवाइन की लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल कर ली है, वहां पर एक जाके देखिएगा, एक फोल्डर होगा इरवाइन का ना, शायद एग्जांपल के नाम से एक फोल्डर होगा या चैप्टर्स के नाम से एक फोल्डर होगा। उसमें जो बुक के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स हम यहाँ कर रहे हैं स्लाइड बुक में, जितनी भी एग्जांपल्स है ना, उनका कोड लिखा हुआ है, रखी हुई है फाइल एएसएम की, आप उसको चला के देख सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा इरवाइन की जो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, अंदर जाके फोल्डर्स में देखिएगा, एग्जांपल का शायद या चैप्टर्स का फोल्डर होगा, एग्जांपल का फोल्डर होगा, उसमें सारा कोड रखा हुआ है, हर चैप्टर के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स है सबका कोड रखा हुआ है। तो सिर्फ आपको करना है कि कॉपी पेस्ट करके आप चला के देख लो इसको एक बार, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि वाकई में जो है वो, हाँ कह रहे हैं एग्जाम्पल का फोल्डर है, तो एग्जाम्पल के फोल्डर में आप जाके देखिएगा, उसके अंदर आपको आपके जो चैप्टर के अंदर जितनी भी एग्जाम्पल्स दी हुई है ना, उन सबका कोड मौजूद है, तो सब आपने कॉपी पेस्ट करके चला के देखना है, तो आपको ताकि टाइम बच जाएगा उसमें, और आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा वाकई में कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अच्छा, आप ये देखिए, ये एक एग्जांपल सामने आ गई है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका टाइटल, तो आपको बताइए टाइटल शुरू में आप दे सकते हो, टाइटल जस्ट लाइक अ कमेंट ही काम करता है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन पे आप लिखते हो कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, उसका मकसद बताते हो। तो ये प्रोग्राम जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये कमेंट ही है, कमेंट दिया हुआ है यहाँ के, दिस प्रोग्राम एड्स एंड सब्ट्रैक्ट 32 बिट इंटीजर्स। अब यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इंक्लूड irvine 32.inc, ये इंक्लूड करवा लेते हो आप फाइल, तो आपने इंक्लूड कराई भी होगी। डॉट कोड पे जाके आपने मेन प्रोसीजर पे गए, मेन प्रोग्राम, मेन प्रोसीजर का मतलब मेन फंक्शन है ये। अब आपने मूव कराया 10,000 मूव कराया EX में, EX में आ गया 10,000, और फिर ऐड करा दिया 40,000 EX में, तो 40,000 आपने ऐड करा दिया EX में, EX में 10,000 था, तो 40 प्लस 10 क्या हो गया 50,000, तो EX में क्या आ जाएगा 50,000। लेकिन रेडिक्स क्या बता रहा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, मैंने आपको रेडिक्स के बारे में बताया था, H रेडिक्स बता रहा है, सर ये H रेडिक्स है, स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल नंबर। आखिर में जो भी, अगर बी होता है आखिर में स्मॉल बी, तो इसका मतलब है बाइनरी नंबर, अगर डी होता तो इसका मतलब है डेसिमल नंबर। इसको हम रेडिक्स कहते हैं, शुरू क्लास में बताया था, पिछले लेक्चर में, रेडिक्स जो है वो नंबर के एंड में हम लगाते हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि नंबर की जो है डेटा टाइप कौन सी है। फिर नीचे आपने लिखा है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट EX 20,000, तो EX में मौजूद था 50,000, उसमें से आपने 20,000 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जाहिर है 30,000 आंसर आएगा, 30,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी रिजल्ट कहाँ रखेगा, वो EAX में ही रखेगा, क्योंकि यही डेस्टिनेशन रजिस्टर है जहां पर रिजल्ट भी वही डेस्टिनेशन रजिस्टर में रखा जाता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो, बाद में रिजल्ट डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन रजिस्टर में ही रखा जाता है। डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा होता है, जो इंस्ट्रक्शन के फौरन बाद आता है, मूव के फौरन बाद जो भी रजिस्टर आ रहा है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर है। अगर वेरिएबल आ जाएगा तो डेस्टिनेशन वेरिएबल होगा,
तो यहाँ पर EX आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो जवाब आएगा वो EX में ही रखा जाएगा। तो EX के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 30,000 हेक्सा की। फिर अगर आप कॉल डंप रजिस्टर आप कराओगे, तो कॉल डंप रजिस्टर कराओगे तो आपके सामने ये आ जाएगा इस तरह का आपने देखा होगा, आउटपुट चेक भी किया होगा लैब में, जो सारे रजिस्टर्स की वैल्यू आ जाती है सामने। ठीक है, तो EAX, EBX, ECX, EDX, ये सारी सारी रजिस्टर्स की, ये सारे रजिस्टर्स हैं। और नीचे देखो फ्लैग्स भी नजर आ रहे हैं, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, इस वक्त सब जीरो है। और आपकी EX के अंदर हमने वैल्यू चेक करनी थी, EX के अंदर 30,000 रखा हुआ है, जो अभी हमने देखा चला के, जो हमने अपनी वैल्यू मतलब हमारे पास आई थी आफ्टर सब्ट्रैक्शन 30,000, तो वाकई में यहाँ पर वेरीफाई भी हो रहा है। तो ये एग्जांपल समझ में आ गई, सबको क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, sir. चलो, सही। ठीक है, क्लियर है, आगे चल रहे हैं। सजेस्टेड कोडिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ कोडिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जो सजेस्ट किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनको फॉलो करें, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका प्रोग्राम रीडेबल हो जाएगा काफी हद तक, और कंफ्यूजन जो है जो असेंबली के प्रोग्राम में आती है लोगों को, वो उससे आप काफी हद तक बच जाओगे। तो आपको पता है कि असेंबली का प्रोग्राम जो है कि वो केस इनसेंसिटिव है। क्या मतलब कि अपर केस और लोअर केस, इसके अंदर ये अलग अलग वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, दोनों को एक ही लेता है वो। तो इसको इसकी वजह से जो है ना, आप चाहे तो आप कैपिटलाइज नथिंग, कुछ भी कैपिटलाइज नहीं करें, सब स्मॉल केस में लिखें, आपकी मर्जी है। या फिर कैपिटलाइज एवरीथिंग, सब कुछ आप कैपिटल लेटर में लिखें, ये आपकी मर्जी है। कैपिटलाइज ऑल रिजर्व वर्ड्स, जो रिजर्व वर्ड यूज होते हैं असेंबली में, उनको आप कैपिटलाइज कर दो, जैसे डॉट कोड है, डॉट डेटा है, बाइट है, वर्ड है, डी वर्ड है, मूव है, सब्ट्रैक्ट है, ये सारे रिजर्व वर्ड्स है ना। रिजर्व वर्ड्स को आप चाहे कैपिटल में लिख दो, बाकी सबको स्मॉल में लिखो। रिजर्व जगह इंस्ट्रक्शन निमोनिक जितने भी है, इंस्ट्रक्शन निमोनिक का मतलब वही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो असेंबली की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इंस्ट्रक्शन निमोनिक कहते हैं। उन जैसे ऐड को आप बड़े में कैपिटल में लिख लो, ये इंस्ट्रक्शन निमोनिक है ऐड, इसको आप कैपिटल में लिख लो। ठीक है, बाकी कैपिटल लेटर में तो इसको भी आप लिख सकते हो। रजिस्टर का जो नेम है उनको चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो, या फिर आप कैपिटलाइज करो सिर्फ डायरेक्टिव्स को और ऑपरेटर्स को। ठीक है, ऑपरेटर और डायरेक्टिव्स को आप कैपिटलाइज करो, बाकी स्मॉल में कर लो, मतलब आपकी मर्जी है। इसने यहाँ पर सजेशंस दी हैं, जरूरी नहीं है इसको फॉलो किया जाए। और अदर सजेशन ये भी है कि डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर नेम, वेरिएबल आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल के नेम जो है वो आप ऐसे रखें जो कि नाम से ही उसका काम समझ में आ जाए। जैसे ऐड, ये ऐड तो खैर इंस्ट्रक्शन है, कोई भी आप वेरिएबल का नाम रखो। जैसे आपने नाम रखा फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट का, तो रिजल्ट के अंदर हम रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आपने नाम ही उसका रिजल्ट लग दिया वेरिएबल का, तो नाम ऐसा हो जिसके अंदर उसका काम भी आ रहा हो। तो डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर नेम्स रखें। स्पेसिस सराउंडिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो आप जो है वो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करो, उसके उसके सराउंड में आप स्पेसिस रख दें थोड़ी, ताकि पता चल सके ये ऑपरेटर है। और इसके अलावा ब्लैंक लाइंस बिटवीन प्रोसीजर्स, अगर आप आगे जाके हम प्रोसीजर करेंगे, फंक्शंस करेंगे, तो प्रोसीजर्स के दरमियान जो है वो भी ब्लैंक लाइन आप रखें, ताकि पता चल सके भाई यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। तो बहरहाल ये सजेशंस है, ये भी अगर आप इनको फॉलो ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, यहाँ लिखा है इंडेंटेशन एंड स्पेसिस। तो आप इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन छोड़ रहे हो, 10 स्पेस का, 20 स्पेस का मार्जिन छोड़ रहे हो, उसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो कोड और डेटा लेवल्स को के अंदर इंडेंटेशन आप ना करें, स्पेस नहीं छोड़ें कोड और डेटा लेवल्स के अंदर। डेटा लेवल्स का मतलब यही है आपका कि जो आपके वेरिएबल्स हैं। एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जो है उनके अंदर 4 या 5 का स्पेस छोड़ दें आप, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके अंदर 4-5 स्पेसिस का गैप छोड़ सकते हैं। कमेंट्स को आप कॉलम 40 से 45 के दरमियान इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 से 3 लाइन का स्पेस जो है वो इंस्ट्रक्शन और ऑपरेंड के दरमियान आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अलग है, थोड़ा सा स्पेस देके फिर रजिस्टर का नाम लिखा है, ऑपरेंड ऑपरेंड्स बाद में बताएं।
और इंस्ट्रक्शन निमोनिक पहले बताइए, थोड़ा सा बीच में स्पेस दे दिया है। और 1-2 लाइन ब्लैंक्स बिटवीन प्रोसीजर के दरमियान भी 1-2 लाइन का आप गैप दे सकते हो। तो बहरहाल ये भी सजेशंस हैं स्पेसिंग के हवाले से, कोडिंग के अंदर इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये एक असेंबली के प्रोग्राम का टेम्पलेट आपके सामने आ गया है। पहला टाइटल ही है, वही टाइटल जो है आपको बताया था कमेंट की तरह का काम करता है। उसमें आपने बता दिया कि ये प्रोग्राम टेम्पलेट है, और ये सारे कमेंट्स सेक्शन ही है जिसके अंदर आपने बता दिया कि प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन, ऑथर का नाम, प्रोग्राम कब क्रिएट किया, रिवीजन क्या है, डेट कौन सा है, मॉडिफाइड बाय, ये सारे के सारे ज़ाहिर कमेंट का काम करेंगे, लेकिन इसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी प्रोग्राम के हवाले से। क्योंकि कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो समझ में नहीं आ रहा होता क्या काम कर रहे हैं, तो ऊपर अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट्स में आप लिख दो उसका काम और उसकी डेट वगैरह भी लिख दो तो आसानी हो जाती है। फिर नीचे इंक्लूड एडवाइन की लाइब्रेरी इंक्लूड की। उसके बाद डॉट डेटा के अंदर यहाँ पर आप ज़ाहिर है सारे वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। डॉट डेटा मैंने आपको बताया था, लैब में भी आपने सीख किया होगा। और डॉट कोड में जाके जो है आपकी इंस्ट्रक्शन जो है असेंबली की वो लिखी जाएंगी। फिर मेन प्रोसीजर आप लिख रहे हो, मेन प्रोसीजर में सारी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हो। ये मेन प्रोसीजर यहाँ पर खत्म हो रहा है और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आप लिखोगे, मेन प्रोसीजर के अंदर लिखोगे। और आखिर में ये एंड मैन जो है वो, अगर एडिशनल प्रोसीजर, अगर एंड का प्रोसीजर यहाँ एंड हो गया, अगर अलग कोई फंक्शन या कोई प्रोसीजर बनाया उसको आप मेन के बाद उसको आप लिखोगे। अभी तो कोई भी नहीं है, आगे जाके हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो मेन प्रोसीजर खत्म होने के बाद फिर आप अपने जो आपके प्रोसीजर आप बना रहे हो उसको डिक्लेयर करोगे मेन प्रोसीजर खत्म होने के बाद। और आखिर में आखिरी लाइन एंड मैन से पता चलता है कि आपका असेंबली का प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो चुका है। तो ये एक टेम्पलेट है, इसी टेम्पलेट को आप फॉलो करोगे हर प्रोग्राम के अंदर। अब प्रोग्राम को असेंबल करना, लिंक करना और रन करना, ठीक है, असेंबलिंग, लिंकिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम को असेंबल करना, लिंक करना और प्रोग्राम को जो है रनिंग करने के लिए तो हमें समझना पड़ेगी असेंबल लिंक एग्जीक्यूट साइकिल। असेंबल लिंक एग्जीक्यूट साइकिल ये एक साइकिल है, इसके अंदर पता चलता है कि कैसे असेंबलिंग होती है, लिंकिंग कैसे होती है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। यानी कि जब आप प्रोग्राम को असेंबली का असेंबल करते हो तो बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं असेंबल लिंक एग्जीक्यूटेबल साइकिल। उसको भी देख लेते हैं डिटेल में। और कुछ फाइलें इस साइकिल के दौरान जब आप असेंबली का प्रोग्राम असेंबल करते हो तो कुछ फाइलें बैकग्राउंड में बनती हैं। make32.batch ये एक फाइल है, ये भी असेंबल का प्रोग्राम। अगर विजुअल स्टूडियो को कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना चाहो make32 लिख के आप इसको चला सकते हो, बैच फाइल है। एक लिस्टिंग फाइल होती है, जब आप असेंबली का प्रोग्राम असेंबल करते हो तो .lst के नाम से एक फाइल बनती है। एक तो .exe के नाम से बनती है, एक .lst के फाइल नाम से बनती है, वो लिस्टिंग फाइल होती है। उसका काम भी अभी बताता हूँ आपको क्या होता है। और एक फाइल बनती है मैप के नाम से .map। ये आपकी बैकग्राउंड में फाइल्स बन रही होती हैं जब आप असेंबल का प्रोग्राम असेंबल कर रहे होते हो। तो उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देखते हैं आगे। ये रही असेंबल लिंक एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है ना। और इसके अंदर पूरी साइकिल शो की गई है। देखो आप पहले तो आप जो प्रोग्राम असेंबली का लिखते हो वो तो आपकी सोर्स फाइल होती है, ये आपकी सोर्स फाइल है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन सोर्स फाइल का फॉर एग्जांपल इसका क्या होता है, .asm होता है एक्सटेंशन। असेंबली की इस फाइल का एक्सटेंशन .asm होगा जिसमें आप असेंबली का कोड लिख रहे हो जिस फाइल के अंदर। आवाज नहीं आ रही, नोमान अली कह रहे हैं। आवाज आ रही है सबको? यस सर। आवाज आ रही है। नोमान आप अपने एंड पे देख लें, कोई इशू आपके पास होगा। अच्छा, .asm जो है वो क्या है, सोर्स फाइल है। जिस फाइल का एक्सटेंशन .asm होगा ये आपकी सोर्स फाइल है। ये आपने देखा भी होगा जो आपने लैब के अंदर प्रोग्राम लिख रहे होते हो, सोर्स फाइल आपकी .asm होती है। फिर हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है।
अच्छा, तो सोर्स फाइल जो है वो आपकी, सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल है? भी कोई आवाज ही नहीं आ रही। आपके एंड पे प्रॉब्लम है? सबको आ रही है आवाज, मैंने कंफर्म कर लिया। तो डॉट एएसएम फाइल जो है वो, डॉट एएसएम आपकी सोर्स फाइल है, और इस सोर्स फाइल के अंदर जो है आप सारी चीजें कोड लिखते हो। स्टेप 2 के अंदर जो है ऑब्जेक्ट फाइल आपकी बनती है। ऑब्जेक्ट फाइल जब आप प्रोग्राम असेंबल करते हो, ठीक है ना, असेंबल करने के दरमियान क्या होता है, लिंकिंग हो रही होती है, लिंकिंग हो रही होती है, और उस लिंकिंग जो ज़ाहिर है बैकग्राउंड में हो रही होती है, और उसके नतीजे में जो है वो जो है मतलब बैकग्राउंड के अंदर मल्टीपल फाइल्स बनती हैं जब आप लिंकिंग करते हो। तो अब ये जब आप लिंक करते हो, प्रोग्राम असेंबल करते हो, ठीक है, कंट्रोल F9 मेरे ख्याल में प्रेस करते हो आप, तो जब आप प्रोग्राम असेंबल करते हो असेंबली का, तो ये इसके अंदर एक तो लिंक लाइब्रेरी, जिसके साथ जो आप लाइब्रेरी अरवैन की लाइब्रेरी वो लिंक हो जाती है आपकी, ठीक है। जब ज़ाहिर है अरवैन की लाइब्रेरी लिंक होगी तो उसके साथ एसोसिएटेड जितने फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो कॉल हो जाते हैं अरवैन की लाइब्रेरी के साथ। फिर जो है वो लिस्टिंग फाइल, लिस्टिंग फाइल आती है। लिस्टिंग फाइल आपकी बैकग्राउंड में बन जाती है। इस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एल एस टी। डॉट एल एस टी, एल एस टी का मतलब है लिस्टिंग फाइल है। जैसे आपने बनाया ऐड, एक प्रोग्राम का नाम रखा आपने, सोर्स प्रोग्राम का नाम रखा आपने ऐड डॉट ए एस एम, ये आपकी सोर्स फाइल हो गई, ठीक है। अब जब आप इसको असेंबल करोगे तो एक फाइल बन जाएगी ऐड डॉट एल एस टी के नाम से भी, उसी लोकेशन पे जहां पर आपकी सोर्स फाइल रखी है, उसी लोकेशन पे एक एड डॉट एल एस टी के नाम से भी एक फाइल बन जाएगी। ये लिस्टिंग फाइल है। लिस्टिंग फाइल का काम क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फाइल बनने के लिए जाएगी, ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब क्या, एक्जी फाइल बनेगी उसकी, तो एक्जी फाइल बनने के लिए बनेगी, तो एक्जी फाइल बनने के लिए उसको एक मैप फाइल भी चाहिए होती है। तो एक और फाइल बनती है बैकग्राउंड में जिसका नाम होगा एड डॉट मैप, एड डॉट मैप, ये मैप फाइल होगी। इस मैप फाइल के जरिए से ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो यूज करेगी, और आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एक्जी फाइल प्रोड्यूस कर देगा। उस एक्जी फाइल का नाम होगा एड डॉट एक्जी। तो यहाँ पर कितनी फाइलें बनी है टोटल? टोटल यहाँ पर जो है ना 4 फाइलें बनी हैं। एक एड डॉट एसएम के नाम से जो कि सोर्स फाइल थी, जब आपने असेंबल किया तो बैकग्राउंड में एड डॉट एलएसटी बनी, एड डॉट मैप बनी, और आखिर में एड डॉट एक्जी बन गई। अब आप देखिएगा जाके, जब आपने लेफ्ट की है, जहां पर आपकी डॉट एसएम फाइल है, वहां पर आपको ये फाइलें भी नजर आएंगी, एलएसटी मैप और एक्जी, ये फाइलें सारी आपको वहां पर उसी फोल्डर में नजर आएंगी जहां पर आपकी एएसएम फाइल रखी हुई है, अगर आपने फाइल को असेंबलर से असेंबल करवाया। तो एलएसटी फाइल में क्या होता है, मैप फाइल में क्या होता है, ये फाइलें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें सारी जो है वो चीजें लिखी हुई होती है। मिसाल के तौर पे लिस्टिंग फाइल की अगर हम बात करें, एलएसटी फाइल जो है वो लिस्टिंग फाइल है, ठीक है, ये लिखा हुआ लिस्टिंग फाइल। तो लिस्टिंग असल तो काम यही है कि सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल बन जाए, यानी कि डॉट एएसएम से, या आपने डॉट एएसएम में कोड लिखा और उसकी आखिर में बन गई डॉट एक्जी। लेकिन बीच में 2 फाइलें और बनती हैं, डॉट एलएसटी और डॉट मैप। डॉट एलएसटी जो है वो लिस्टिंग फाइल है, और लिस्टिंग फाइल का काम जो है वो यहाँ आगे आ रहा है, ये रहा लिस्टिंग फाइल, ठीक है। लिस्टिंग फाइल का काम क्या है, लिस्टिंग फाइल के अंदर जो है ना वो उसके अंदर सोर्स कोड होता है जो आपने लिखा है। एड्रेसेस, एड्रेसेस का मतलब है कि कौन सा कोड कौन से एड्रेस पे चल रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि 0 एड्रेस के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, नॉप की जो एग्जांपल दिखाई थी, तो उसके अंदर ऑप कोड भी दिखा रहा था और एड्रेस भी दिखा रहा था, ठीक है। मशीन लैंग्वेज का कोड, ऑब्जेक्ट कोड जो है यानी कि ऑप कोड भी दिखाएगा, सेगमेंट का नाम भी दिखाएगा, सिंबल वेरिएबल भी दिखाएगा। तो आप जाके देखिएगा, वैसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखाया था, इस तरह से होती है एलएसटी फाइल,
ये रही, जैसे हमने नॉप किया था ना, ये तो कोई एड्रेस भी है कि ये आपने तो ये लिखा है मूव ax, bx, लेकिन इसका ऑप कोड क्या है, वो ये रहा। ये ऑप कोड है 66 8b और c3, और इसका एड्रेस कौन से एड्रेस पर है, 0 एड्रेस पर है। तो ये सारी डिटेल जो है ना, ये पूरी डिटेल ये आपको LST फाइल में नजर आएगी। LST फाइल के जरिए से आपको पता चल जाएगा कि आपकी असेंबली के लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो रैम के कौन से एड्रेस पे चल रही है और उसका ऑप कोड क्या है। सारी इंफॉर्मेशन LST फाइल पे आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं जाके, जहां आपने आपकी ASM फाइल रखी है, जो आपने लैब में काम किया था, वहां जाके आप देखिए, आपको .lst फाइल में नजर आएगी। उसको आप ओपन करके देखें तो आपको यही सारी बातें मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये .lst का लिस्टिंग फाइल का काम आपको पता चल गया। लिस्टिंग फाइल के अंदर सारे एड्रेसेस, सारे ऑप कोड, मशीन कोड जो है वो, और सारी चीजें उसमें मौजूद होती हैं। अच्छा, मैप फाइल भी बनती है। मैप फाइल का काम क्या है, ये यहाँ पर मौजूद है मैप फाइल, ये रही मैप फाइल। मैप फाइल के अंदर होता है एक्चुअली कि स्टार्टिंग एड्रेस के आपका जैसे कोई फंक्शन है, कोई आपने लूप लगाया या फोर का लूप या जो भी है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है और उसका एंडिंग एड्रेस क्या है। आपके प्रोग्राम स्टार्ट कौन से एड्रेस पे हो रहा है और आपका प्रोग्राम एंड कौन से एड्रेस पे हो रहा है रैम के। तो जब आपको स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग स्टेट एड्रेस पता चल गया तो उसका मतलब है आपको अपने प्रोग्राम का साइज भी पता चल गया कि आपका प्रोग्राम कितना बाइट ले रहा है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस आपके सामने आ जाएगा, और सेगमेंट की टाइप कौन सी है, ठीक है, डॉट कोड है, डॉट डेटा है, वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। मैप फाइल के जरिए से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोग्राम है असेंबली का वो कितना बाइट ले रहा है। स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस और सेगमेंट वाइज जो है वो मैप फाइल के अंदर मौजूद होता है। तो ये भी वहीं रखा होगा जहां पर आपका असेंबली की फाइल रखी हुई है, ASM की, जहां आपकी ASM की फाइल रखी हुई है वहीं पर आपकी जो है वो मैप फाइल भी मौजूद होती है। जब आप उस प्रोग्राम को असेंबल करते हो तो मैप फाइल भी बन जाती है, डॉट मैप उसका एक्सटेंशन होगा, उसको आप ओपन करके देखिएगा तो वहां पर आपको वही आपका ही प्रोग्राम लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर रैम के अंदर जो स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेसेस हैं वो वहां पर दिखा रहा होगा मैप फाइल में। ठीक है, और mac32.batch ये एक फाइल होती है। ये अगर आप ये यूज कब करते हैं, अगर आप अगर आप जो है लिखना चाहो असेंबली के अंदर रन टाइम के ऊपर यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप लिखना चाहो अपना प्रोग्राम, तो आप लिखोगे mac32 और अपने ASM फाइल का नाम, .asm नहीं लिखना आगे, सिर्फ कमांड लाइन के ऊपर जाके आपने लिखना है mac32 और अपने असेंबली प्रोग्राम का नाम। तो आपका प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट से भी जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी तो आप विजुअल स्टूडियो में एग्जीक्यूट करते हो, लेकिन आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी इसको एग्जीक्यूट करना चाहो तो कर सकते हो। लिखना पड़ेगा mac32 और आगे अपनी फाइल का नाम विदाउट .asm नहीं लगाना आगे। तो ये बैच फाइल है। बैच फाइल किसे कहते हैं, बैच फाइल डॉस के अंदर उस फाइल को कहते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है जब आप उसको कॉल करते हो। तो mac32 जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, बैच फाइल है, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो आपका प्रोग्राम को जो है असेंबल कर देगी। तो ये क्लियर हो गया असेंबल लिंक एग्जीक्यूशन साइकिल। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? इसमें कोई क्वेश्चन असेंबल लिंक एग्जीक्यूटेबल साइकिल में? क्लियर है, ठीक है जी। क्वेश्चन है, करें माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करें। जी फजील आप करें। अच्छा अनम्यूट कर ले, आप कर ले फिर। डिसेबल यस किया सर। हुआ था जी हाँ। यस सर। सर जो भी डॉट बैट फाइल है हमारे पास, बैच फाइल जो भी होती है वो अगर हम कमांड से रन करें तो वो रन हो जाएगी, चाहे ये हो या कोई और फाइल हो। दोबारा सवाल कीजिएगा।
मैं ये कहता कि जो बैच फाइल हैं जो .bat की फाइल्स हैं जी वो डायरेक्ट कमांड से रन हो सकती हैं हाँ, डॉट डायरेक्ट कमांड से रन होती है वो, बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट वेदर हमारे पास उसका एग्जी हो या ना हो। पे वो एग्जी होती है वो। असल अच्छा में वो ठीक उसका ठीक डॉट बैच का मतलब है, जरूरी नहीं है कि एग्जी फाइल जो है उसका एक्सटेंशन डॉट एग्जी हो। डॉट अच्छा बैच भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, डॉट कॉम भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। सही ठीक है। ठीक है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो फाइल्स आती हैं उसमें जो है ना वो डायरेक्टली सेटअप का कोई ऐसा वो नहीं आ रहा होता ऑप्शन, यानी कि डॉट एग्जी नहीं आ रहा होता, हाँ, बैच फाइल पड़ी होती है तो वो हम डायरेक्ट कमांड से रन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। असल में हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वरना मैं आपको बैच फाइल बनाना भी सिखा देता, आसान है। ओके वो कमांड प्रॉम्प्ट पे डॉस के अंदर जो है ना, डॉस की जितनी कमांड्स है वो आप लिख दो एक फाइल में, उसका नाम रख दो डॉट बैच, और जैसे ही आप उसको रन करोगे सारी कमांड्स वन बाय वन चलना शुरू हो जाती है उसमें। ओके सर। ठीक ठीक है। अच्छा, असेंबलिंग एग्जीक्यूशन साइकिल हमने कर ली, और इसके अंदर मतलब मैं आपको बताना ही चाह रहा था, इसके अंदर जो है ना 4 बैकग्राउंड में फाइलें बनती हैं। ठीक है, आपने आपने सिर्फ अभी तक डॉट एसएम देखी होगी और या एक्जी चला के देखी होगी, लेकिन इसको भी ट्राई कीजिएगा। एड डॉट मैप, यानी डॉट मैप फाइल और डॉट एलएसटी फाइल, लिस्टिंग फाइल और मैप फाइल, इन दोनों को भी आप ओपन करके देखिएगा। तो ये भी इसके अंदर काफी हद तक जो है ना अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी के कौन कौन से एड्रेसेस पे चला है और कौन सी इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड क्या था, उसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, मैं दोबारा से जो है ना वो इसको मीटिंग एंड करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, टाइम कम है, फिर दोबारा से मतलब लेक्चर के दरमियान में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए।